स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे आपके सीटेट के एग्जाम में 2 या 3% तो बनेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको फिर भी ज़्यादा समय बचाना है तो 1.5 या 2 की स्पीड पे देखिएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने 4 से 6 नंबर पक्के करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस की कौन कौन सी गैसें, इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस से बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। इसकी वजह से पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसकी सतह तापमान में होने वाले बदलाव में इन गैसों का मुख्य कारण है। क्या कहा गया है? ग्रीन हाउस गैस किन्हें कहा गया है? वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, उनका क्या है? मिश्रण है। तो ये जो मिश्रण वाली गैसें है, ये क्या करती है? जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक आती है और ये वापस जाने की कोशिश करती है, तो ये गैसें उनको वहीं पे रोक लेती है, उस रोशनी को या फिर उस गर्मी को, सूर्य की गर्मी को। जब पृथ्वी की सतह से टकराकर वो परावर्तित होएगी तो ये गैसें उनको वहीं पे रोक लेगी और उस गर्मी को या उस रोशनी को रोकने से क्या होगा? फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। तो ग्रीन गैसों का क्या प्रभाव है? ये पृथ्वी के तापमान बढ़ाने में, मतलब तापमान बढ़ाती है। जितनी ज़्यादा ग्रीन गैसें होंगी उतनी ही ज़्यादा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस प्रभावों का मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसें ही होती है। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। यही ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है और मौसम चक्र को भी बदलता है। ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होगी, पृथ्वी का सतह का तापमान भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसी वजह से इन सभी गैसों को मिलकर ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। इसमें यही बात बताई गई है कि ग्रीन गैस से क्या करती है? ग्लोबल वार्मिंग करती है और इससे क्या होता है? अपने पृथ्वी के तापमान में प्रभाव पड़ता है और मौसम चक्र में भी पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले के ज़माने में सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, गर्मी का मौसम बढ़ता जा रहा है और सर्दी का मौसम घटता जा रहा है। अब पहले इतनी सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आगे देखते हैं। ये एक डायग्राम की सहायता से समझाया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव है। ये क्या है? सूर्य है अपना, इसकी मतलब रोशनी पृथ्वी तक आती है। जो कुछ तो रोशनी है या फिर जो गर्मी है वो पृथ्वी की सतह से अब्जॉर्ब कर ली जाती है, मतलब पृथ्वी की सतह से अवशोषित कर ली जाती है। लेकिन कुछ कुछ जो गर्मी है वो पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर फिर से वायुमंडल में चली जाएगी, सौरमंडल में चली जाएगी। लेकिन जब पृथ्वी पे मानव निर्मित कारणों से, जैसे क्लोरोफ्लोरो हेलोजन होंगे, फैक्ट्रियां होगी, साधन हो गए, अपने व्हीकल होंगे, इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसें निकलती है वो आसमान में इस गर्मी को यहीं पे ट्रैप कर लेती है, मतलब यहीं पे रोक के रखती है, उसको फिर वापस परावर्तित नहीं होने देती। तो इससे क्या होता है? अपनी पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। आगे देखते हैं हम। वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ये गैसें, पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, चाहे सीटेट के एग्जाम में हो या फिर और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो। ग्रीन हाउस की सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी है अपनी मीथेन। कौन सी है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CH4। क्या होगा? CH4। फिर है जलवाष्प, वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O। आगे देखते हैं। फ्लोरोनीकृत गैसें, बाकी कौन सी आएगी इसमें? फ्लोरोनेटेड गैसें या फ्लोरोनीकृत गैसें। फिर देखते हैं हम मानव द्वारा निर्मित संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है? मानव के द्वारा, जो मतलब मानव से बनाई गई है, निकलती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HF,
CS होएगा, पर फ्लोरोकार्बन PFCS होएगा, सल्फर हेक्साक्लोराइड SF6 होएगा। आपको याद रखना है ये प्राकृतिक रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है और मानव निर्मित कौन सी है। तो मानव निर्मित कौन सी आएगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HFCS, PFCS और SF6। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? औद्योगिकरण। जब से ये फैक्ट्रियां लगे हैं इनका धुआं बढ़ने लग गया है, इनसे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर है नगरीकरण। जितना ज़्यादा गांव का शहरीकरण होएगा, मतलब पेड़ पौधे काटे जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, तो उससे भी क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है। फिर है उपभोक्तावादी संस्कृति, मतलब मानव है वह हर चीज को यूज कर रहा है, उपभोग कर रहा है उसका, बल्कि उसको बचाने में या उसका मतलब संरक्षण करने में या फिर उसे और बढ़ाने में नहीं लगा हुआ। जैसे कि पहाड़ों के वो कटाई कर रहा है, मार्बल ले रहा है, पत्थर काट रहा है, पेड़ पौधे काट रहा है। ये क्या कौन सी उसकी संस्कृति है? उपभोक्तावादी संस्कृति है। वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न धुआं और वनों का विनाश, इसके कारण क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती है। आगे देखते हैं हम। अम्ल वर्षा। क्या है अम्ल वर्षा? एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। आपको ये पॉइंट मतलब याद ही रखने हैं। ये सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है या फिर किसका मिश्रण होता है। तो आप क्या बताओगे? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड मेरे पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप बोल के रिपीट करोगे ज़्यादा याद रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण होगा। वर्षा जल के साथ ये एसिड भूमि पर आ जाते हैं, जिससे आंखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती हैं, जिसे क्या बोलेंगे? स्टोन कैंसर। संगमरमर की इमारतें हैं, जैसे कि अपना ताजमहल है, वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन एसिड रेन के कारण उसका क्या हो रहा है? धीरे धीरे वर्ष दर वर्ष उसका रंग पीला पड़ता जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे एसिड रेन में सर्वाधिक प्रभावित देश है। सबसे ज़्यादा कौन से देश में एसिड रेन होती है? नॉर्वे में। अगली स्लाइड देखते हैं अपन। उष्मा द्वीप, जिसे क्या बोलते हैं? हीट आइलैंड। उष्मा द्वीप किसे कहेंगे? उष्मा द्वीप का मतलब है किसी नगर या महानगरीय क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा जो आप आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो। मतलब ये कोई देश है या फिर कोई राज्य है, उसका एक पर्टिकुलर स्थान जो ये और जगह से ज़्यादा गर्म है, उसे हम क्या बोलेंगे? उष्मा द्वीप। जैसे कि अब भारत में है, भारत में अब देश के हिसाब से देखें तो उष्मा द्वीप किसे बोलेंगे? राजस्थान को, क्योंकि ये और राज्यों के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म है। और वहीं पे अगर एक स्थान को बोलेंगे तो हम सबसे ज़्यादा उष्मा द्वीप वाला कौन सा बोलेंगे? दिल्ली को, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी है और प्रदूषण है। ऐसे एक स्थान या एरिया को क्या बोलेंगे? उष्मा द्वीप। यह आमतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां कई सारी फैक्ट्रीज होती हैं। उष्मा द्वीप के बनने का यह कारण है कि नगरीय क्षेत्रों में प्राकृतिक भूमि कवर को सड़कें, इमारतें व अन्य स्थलों में बदल दिया गया है, जो सूर्य की गर्मी को अवशोषित और धारण करते हैं। उष्मा द्वीप क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब प्राकृतिक चीज़ें हैं, अपनी धरती है, उसको किस में बदल दिया गया है? सड़कों में, इमारतों में, मतलब सारी धरती को पक्की कर दिया गया है। तो इससे वो क्या है? वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व कर रही है और रिफ्लेक्ट भी उस ज़्यादा कर रही है। तो इससे वो क्या होगा? उष्मा द्वीप ज़्यादा बढ़ेंगे। आगे देखते हैं उष्मा द्वीप के प्रभाव। उष्मा द्वीप प्रभाव से पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और समाज पर कई प्रकार के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। मतलब इससे जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो उसके बुरे परिणाम तो आप भी देखते हो। सामान्य दिल्ली जैसे जितनी ज़्यादा प्रदूषित है और जितनी ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य कितना खराब है। आगे हम देखते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये नाम आपने
हमेशा न्यूज़ में दिल्ली के बारे में सुना होगा कि दिल्ली की एयर क्वालिटी ख़राब हो गई है, उसका AIQ इतना हो गया है, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है। जब धान की और गेहूँ की कटाई होने के बाद किसान है वो जब उस भूसे को जलाते हैं तो वो सारा धुआं दिल्ली की तरफ जाता है, और साथ में दिल्ली में साधनों की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो वहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक या एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा हाई होता है। अब इसके बारे में देखते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स का अर्थ वायु गुणवत्ता सूचकांक है, जो यह बताने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली है कि वर्तमान में हवा कितनी प्रदूषित है या यह कितनी प्रदूषित होने का अनुमान है। AIQ की रेंज 0 से 500 तक होती है। AQI स्वच्छ वायु अधिनियम द्वारा नियंत्रित 5 प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तरों पर आधारित है। मतलब AQI की इंडेक्स कितनी होगी? 0 से 500 तक। तो जिसमें से 0 से लेके 50 तक की जो अब जब AQI होगी, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स होएगा, तो वो हवा सबसे ज़्यादा शुद्ध होगी। वहीं पर अगर 50 से लेके 100 के बीच वाली भी ठीक ठाक होएगी, और 100 से लेके 150 वाली कैसी होगी? थोड़ी पोल्यूटेड में आ जाएगी, मतलब पोल्यूशन भरी हो जाएगी, ये लोगों के लिए हानिकारक साबित होना शुरू कर देगी। फिर 200 से ऊपर की तो मतलब ऐसे मान लो खतरनाक से खतरनाक होती है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं। ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन लेयर। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की संघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ओजोन परत क्या है? ये एक पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या है? एक गैस की लेयर बनी हुई है। कौन से गैस की? O3 की। कौन से की? O3 की क्या बनी हुई है? इसके चारों ओर लेयर बनी हुई है। इससे क्या होता है? ये लेयर क्या काम करती है? ये लेयर क्या काम करेगी? ये लेयर है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर ये ओजोन की लेयर है, किसकी? O3 की है। तो जब सूर्य की रोशनी आती है तो उसके साथ क्या आती है? परावैंगनी किरणें आती है, मतलब जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, कैंसर उत्पन्न करती है। तो ये क्या होगी? सूर्य की खाली स्वस्थ रोशनी को तो पृथ्वी तक आने देगी, और जो भी इसके साथ परावैंगनी किरणें आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, यहीं पे अपने अंदर समा कर लेती है, और पृथ्वी पर ये सिर्फ शुद्ध मतलब शुद्ध रोशनी को भेजती है। ये ओजोन परत का काम है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह परत सूर्य की उच्च आवृत्ति की परावैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है। कितनी? 90 से 99%, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि परावैंगनी किरणें हैं ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इनसे कैंसर होती है। आगे देखते हैं हम। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ से? यह समतापमंडल में 10 से 30 किलोमीटर के बीच में स्थित है। आगे हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं ये कैसे काम करता है। ये क्या है? अपनी पृथ्वी। इसके ये चारों ओर क्या है? ये ओजोन की लेयर, ओजोन परत की लेयर, जिसको किससे डिनोट करेंगे? O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? ओजोन परत। लेकिन ये जब सूर्य की किरणें हैं ये पृथ्वी तक आती है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, लेकिन जो शुद्ध किरणें होती है वो पृथ्वी तक भेजी जाती है। और लेकिन इसके साथ जब सूर्य की किरणों के साथ परावैंगनी किरणें आती है, वो क्या करेगी? वो ओजोन परत एब्जॉर्ब कर लेगी या फिर वापस से रिफ्लेक्ट कर देगी। वहीं पर इसको एक चीज़ से और दिखाया गया है। ये जो अपने ओजोन परत है इसमें यहाँ पे ये होल बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये यहाँ पे खराब हो गई, डैमेज हो गई, इसमें होल बन गया, जिसके कारण ये सीधी सूर्य की परावैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुँच रही है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो आगे देखते हैं हम। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होएगा? ओजोन परत के अवक्षय नहीं है, अपक्षय, मतलब उसके डिप्लेशन या मतलब उसके खराब होने से बचाने के लिए अपक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र
पर हस्ताक्षर किया। ये इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो इसमें जीके का क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है सीटेट में, तो ये डायरेक्टली पूछा जाएगा आपके ईवीएस में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में। इसकी सन आपको याद रखनी है, कब हुआ? 1987 में, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन परत को खराब होने से बचाने के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक वैश्विक समझौता है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन के उत्पादन और उपभोग का नियमन करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 197 देशों ने पुष्टि की है, जिससे कि यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सार्वभौमिक पुष्टि प्राप्त करने वाली पहली संधि बनी है। आगे क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अक्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को कम करने में सफल रहा और समय समय पर ओजोन परत की पुनरुत्थान की अनुमति देता है। मतलब एक तो ये उसके खराब होने से उसको बचाने को नियंत्रित करता है, साथ में उसकी खराब होने की उसकी क्षतिपूर्ति ये फिर से होल को कैसे भरा जाए उस पर भी ये विचार करता है और उसको नियंत्रित करता है, ध्यान में रखता है। आगे है वियना समझौता। क्या है वियना समझौता? ओजोन परत को होने वाली हानि से बचाने के लिए अब तक का किया गया सबसे महत्वपूर्ण समझौता वियना समझौता है। यह समझौता कब हुआ? यह समझौता पहली बार 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। कब हुआ ये? 22 मार्च 1985 को। और मॉन्ट्रियल कब हुआ? 1987 को। आपको ये डेट अच्छे से याद रखनी है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के अपक्षरण पदार्थों पर नियंत्रण लगाना था। ओडीएस में सीएफसी, हेलोन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि शामिल है। वियना समझौते के अंतर्गत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके साथ ही आज की अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो आपका बहुत सारा धन्यवाद। और इस धन्यवाद को आप प्लीज़ और ज़्यादा बढ़ाइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाना। और प्लीज़ 1000 सब्सक्राइबर का आप मेरा टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करवाइएगा। चैनल को आप अपने फैमिली में और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो ही नहीं कर सकता। अगर आपने वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।